हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पैराग्राफ ही है पहला, बड़ा पैराग्राफ लग रहा है। चलो पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है? सभी मनुष्य शैशवावस्था में माँ के दूध को पचाते हैं। सभी मनुष्य शैशवावस्था में माँ के दूध को पचाते हैं, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों की पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं शिशुओं को एक बार दूध छुड़ाने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अच्छा, एक बार दूध छुड़ाने पर दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें लैक्टेज एंजाइम का बनना बंद हो गया, जो लैक्टोज शर्करा को सरल शर्कराओं में तोड़ता है। ठीक है। मानव के मवेशी चराने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया और यूरोप, मध्यपूर्ण और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में स्वतंत्रता रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हुआ। चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं थे, वे लैक्टोज असहनशील बने हुए हैं। लैक्टोज को पचाने के ऊपर सारा का सारा पैराग्राफ है। देखते हैं इन्फ्रेंस क्या निकाल रहा है। इन्फ्रेंस के आधार पर ही हम बता पाएंगे क्या है। क्या कह रहा है पहले कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ। देखते हैं, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों की पालन प्रणाली के आरंभ होने तक 10,000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ। इसका मतलब समझे बात को? नहीं समझे? समझो, दोबारा से पढ़ो पैराग्राफ को। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों की पालन प्रणाली आरंभ होने तक, 10,000 वर्ष पहले प्रणाली स्टार्ट नहीं हुई थी, 10,000 वर्ष पहले से स्टार्ट होने तक, यानी कि 10,000 वर्ष के बाद में स्टार्ट हुई है। ठीक है, पहला गलत हो गया। एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात और बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन इसको रोक के रखते हैं, होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे लग रहा है कि इसी के ऊपर सारा डिस्कशन है पूरे पैराग्राफ में। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई है, पर फिर भी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीरों में सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये जरूरी नहीं है, एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। मतलब वो तो उनके भाई आनुवंशिकता क्यों आई, क्योंकि वहां जो मवेशी चरा रहे हैं पशुओं को, तो दूध भी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो वो शक्ति अपने आप विकसित हो गई उनकी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसको भी गलत कर दो। जो लोग लैक्टोज सहनशील नहीं होते, वे किसी भी डेयरी उत्पाद को नहीं पचा पाते, ये भी गलत बात है। समझ गए बात को? ऐसे ही हम आराम से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन अपना सही होना, यही सही होगा बस। ये बात समझ में आ गई होगी क्यों सही होगा ये, है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि आर और एस दो अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों और दोनों 5 से विभाज्य हों। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं है? इफ बोथ आर एंड एस आर डिफरेंट होल नंबर्स एंड बोथ आर डिविजिबल बाई 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। यानी कि दोनों 5 से विभाजित होती हैं संख्याएं। अब देखो 5 से विभाजित क्या कह रही है, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए किसी भी अंक के, या 0 होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट, यानी कि अंतिम अंक इकाई का जो होता है, या तो 5 होगा या 0 हो, तो वो नंबर जो 5 से कट जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर उठा के देख लो, 25, 30, 35, 40, यही नंबर तो 5 से कटते हैं। या तो 5 आएगा लास्ट में या 0 आएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, पहला ऑप्शंस के आधार पर जाना पड़ेगा। आर माइनस एस 5 से विभाज्य है, आर माइनस एस 5 से विभाज्य है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो तुम कोई भी नंबर उठा के देखो, जैसे 25 और 45, 40, कुछ भी ले लेना जो 5 से कटते हो। अब इनका डिफरेंस लेके देखो, इनका डिफरेंस कितना 15 आएगा, इनका डिफरेंस कितना 20 आएगा।
जो भी डिफरेंस आएगा वो 5 से कटेगा, यानी कि पहला तो सही है और हमें ऑप्शंस कौन से देखने हैं, जो सही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड पे आ जाओ, आर प्लस एस 10 से विभाज्य। देखो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं भी हो सकता। रीजन दिखा देता हूं तुम लोगों को क्यों। 25 और 40 को जोड़ो जरा, कितना मिलेगा? 65। क्या 65 10 से कट जाएगा? अनिवार्यता सही नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब 25 और 45 है, इसको मैं अगर जोड़ू तो 70 मिलेगा, और 70 जो है 10 से कट जाएगा। लेकिन अगर आर और एस में मैंने मान लिया एक नंबर है 25, एक नंबर है 40, तो वो बन गए 65, और 25 और 40 दोनों ही 5 से विभाजित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सेकंड ऑप्शन ही अपना आंसर है। अनिवार्यतः यही सही नहीं होगा, अनिवार्यतः यही सही नहीं हो सकता, बाकी सारे सही हो सकते हैं। अनिवार्यतः ये सही नहीं होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये अनिवार्यतः सही नहीं होगा। अरे ये बात समझ में, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं बची हमारे पास। वैसे तो देख लो, फिर भी देखो मल्टीप्लाई करोगे 25 से विभाजित होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो बाकी सारे सही हैं, सिर्फ एक ही गलत था। कौन सा? ये जो कि पूर्णतया सत्य नहीं है। कुछ केस में तो सत्य है, पूर्णतया सत्य नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। क्या कह रहा है? ओके, अब देखो ये इस तरह के जो पैराग्राफ आते हैं ना, ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं। इनको थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय, राष्ट्रीय आयों के बीच औद्योगिकृत देशों और अल्प विकसित दोनों की बात की है। राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयां विशेष रूप से गंभीर होती हैं। विशेष रूप से कैसी होती हैं? गंभीर होती हैं, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। ये किसी ने किसी की बात है, किसी की बात कोट है ये, तो उसको उठा के इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे कि अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयां विशेष रूप से गंभीर होती हैं, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। अब देखो इसके इन्फ्लुएंसेस की तरफ चलते हैं, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस इसके कह रहे हैं। औद्योगिकृत देशों में उत्पादित और उपभुक्त समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों में से गुजरता है। ऐसा तो नहीं था। देखो, अब ध्यान से मेरी बात समझना। क्या ये बात पैराग्राफ में कही गई है क्या? इन्फ्लुएंस तो हमें निकालना ही है। तात्पर्य क्या है वो होल्ड करके तुम इस बात को रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है पूर्णतया, लेकिन होल्ड करके रखो जरा इसको। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? विभिन्न अल्प विकसित देशों में अवाणिज्यीकृत क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयों की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। देखो बात तो यही सच है, जहां तक है तो यही ऑप्शन बैठेगा। अगर ऑप्शन लगाना है तो आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना अल्प विकास का चिन्ह है, ये भी गलत है। देखो एक ही मात्र चीज यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है, एक ही बात तात्पर्य दिखाई दे रहा है हमको कि कंपैरिजन की बात हो रखी थी दोनों में, है ना, तुलना की बात कर रहा है ना, ऊपर भी तुलना की बात की है, तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को लगा सकते हैं जो कि ज्यादा सूट करेगा, समझ रहे हो। बाकी औद्योगिकृत देशों की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर तुम नेगेटिव में सोचोगे थोड़ा सा, क्योंकि अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की बात हुई है। अब इसने अल्प विकसित के बारे में ये बात बोली है कि यहाँ पर एक भाग जो है वो वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब औद्योगिकृत में क्या होता होगा? सारा वाणिज्यिक माध्यमों के थ्रू होता होगा। लेकिन हमें क्या चलना है? हमें सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से इन्फ्रेंस निकालना है। इसलिए आप लोगों को ना ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आपको ऑप्शन नंबर बी ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, कमल ए बॉय रैंक
17th from the top. If there are 9 girls before Kamal, how many boys are there in the rank after Kamal? देखो पहली बात तो ये है कि अच्छा चलो मैं हिंदी में भी बताता हूँ एक बार। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। कमल एक लड़का है जिसकी रैंक ऊपर से 17वीं है, टॉप से। कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद कितने लड़के हैं? कमल के बाद कितने लड़के हैं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इस कक्षा के अंदर टोटल 60 बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट है? 60। ठीक है। अगर थोड़ा सा तुम कैलकुलेशन को घटाना चाहते हो तो तुमको अंदाजा लगाना आना चाहिए। दुगनी लड़कियां हैं, लड़कियां 40 हो जाएंगी, लड़के 20 हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे भाई, एक्स ले लेना लड़के, लड़कियां हो जाएंगी 2x, और टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 60। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यहां से x हमारा कितना आ जाएगा? 20। तो लड़के हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 20, और गर्ल्स जो है इनसे दुगनी है, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि ये रैंक है ऊपर से और ये नंबर है कौन सा भाई? 17th। इससे ऊपर 16 लोग और हैं। ठीक है, इससे ऊपर 16 लोग और हैं, और इसके बाद में कितने लोग हैं? ये 17वां था, यानी कितने लोग और हैं उसके बाद में? 43। कितने हैं इसके बाद में? 43 लोग और हैं इसके बाद में। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, यहाँ पे 9 लड़कियां हैं ऑलरेडी, 9 गर्ल्स। अगर 9 लड़की हैं तो 7 लड़के होंगे कमल से पहले। 9 लड़की हैं तो 7 लड़के होंगे ना कमल से पहले। 9 और 7 कितने होंगे? 16। 9 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, एक लड़का, ये कमल भी तो है खुद, तो टोटल बॉयज यहाँ तक कितने हो गए? 8 बॉयज। लड़के कितने हो गए यहाँ तक? 8। और लड़के हैं कितने टोटल भाई? 20। तो इस वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ कितने लड़के बचे? 12 बचे कि नहीं बचे? आई बात कुछ समझ में? क्यों भाई, आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो कमल 17वां, 16 ऊपर होंगे, 16 में 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के हो गए वो, और एक कमल खुद, तो 7 और एक 8 लड़के, तो कमल तक आ गए। तो कमल के बाद में कितने बचे? 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे इजीली। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? देखो भाई, क्या कह रहा है, वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पादपों, सूक्ष्म जीवों के बीच एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ओके, चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? चेन रिएक्शन बोलते हैं। प्रारंभ हो सकती है, जो इस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार मृदा को अव्यवस्थित कर सकती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की दुगनी है। ओके, ठीक है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की दुगनी है, लोगों के द्वारा वायुमंडल में और अधिक कार्बन छोड़ते जाने पर वर्तमान रूप से अस्थिर होती जाएगी। वर्तमान मतलब ये वर्तमान है ना, वर्तमान है ये, ठीक है, यहां पर भी वर्तमान कर लेना। ठीक है? ऐसा अधिकांशतः पादप वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण होता है। ठीक है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और एक प्रदूषक भी है, और यह पादप वृद्धि को प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष और दूसरी वनस्पतियां भविष्य में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में फलती फूलती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनकी जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती हैं, जो परिणाम स्वरूप मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है। काफी अच्छा पैराग्राफ है।
और काफी लंबा भी है ये पैराग्राफ, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। अब इन्फ्लुएंसेस की तरफ आ जाओ। पहला क्या है, सूक्ष्म जीवों और पादपों के अस्तित्व के लिए कार्बन डाइऑक्साइड परमावश्यक है। देखो भाई, पादपों के लिए तो आवश्यक है, सूक्ष्म जीवों की बात कही की है क्या? सूक्ष्म जीवों की बात नहीं हुई ना पूरी में, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को थोड़ा सा, कहीं फिर दोबारा पढ़ने लग जाओ उसको। सूक्ष्म जीवों की बात हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है? पादपों की बात की गई है, इसलिए पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हटा दो इसको। बाकी तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं। क्या कह रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पादपों और सूक्ष्म जीवों के बीच, देख रहे हो, कई तरीके से इसमें उत्तरदायी होती है। पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव और प्रधा कार्बन उत्तरदायी है। देखो ये तो है ही नहीं, सूक्ष्म जीव वगैरह इसमें उत्तरदायी, सूक्ष्म जीव बाद में आ रहे हैं, बहुत बाद में, देखो यहाँ पे हैं नीचे। उनकी जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती हैं, जो परिणाम स्वरूप मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है। ध्यान से समझना, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पढ़ लिया और तुम लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, तो तुम कहोगे सर ये ऑप्शन क्यों गलत कर रहे हो आप। एक बार आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये एफिशिएंसी डेवलप करो कि जितना अच्छा रीडिंग कर सको। तो डी ऑप्शन का सही होना क्या हो जाएगा, इसकी मजबूरी होगी वैसे तो, फिर भी पढ़ो इसको क्या कह रहा है। वर्तमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है, इसके बारे में बात हुई है। देखो ध्यान से कहां पे हुई थी, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से देख लेना, यही बात की गई है, क्योंकि और ऑप्शंस तो गलत हो गए ना, और ऑप्शंस तो गलत हो गए, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ कार इसको पढ़ने में, सपोज करो, और ना मुझे इन्फ्रेंस इतना निकल के आ रहा है, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूँ ना कि पैराग्राफ ने बोला क्या है हमसे। भाई यही चीज तो निकलवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं करते इसमें कि तुम्हें इसके बारे में आइडिया है कि नहीं, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखो ना। जितना पैराग्राफ में दे रखा है, उस पैराग्राफ को उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में क्या है यही पूछता है वो आपसे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता वो आपसे। आ रही है बात समझ में? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, A and B walk around a circular park. They start walking in the opposite direction from the same point at 8 a.m. 8 बजे. The speeds of A and B are 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. After 8 a.m. before 9:30 a.m. how many times will they pass in front of each other? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, क्योंकि अगर इसके डिस्कशन पे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादा। इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करना, और उसी के आधार पे आंसर लगाना है आप लोगों को, क्योंकि मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना हमको ये। मैथमेटिकली सॉल्व करने के चक्कर में जाओगे, तमाम चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको। मैं सिर्फ आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करूंगा, समझना। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक भाई साहब तो इधर जा रहे हैं, ये ए है, ये बी मान लेते हैं। बी भाई साहब इधर जाएंगे और ए भाई साहब जाएंगे इधर। ठीक है, अब ए एक अब 8 बजे से 9:30 के बीच की बातें कर रहा है, 8 AM से 9:30 के बीच की ये बात कर रहे हैं, 8 से 9:30 के बीच की ये बात कर रहे हैं। तो अगर ए जाएगा, इधर बी आएगा। ए 1 घंटे में 2 चक्कर लगाता है, तो एक बार चक्कर लगा देगा, फिर दोबारा चक्कर लगाएगा। ठीक है, और बी 1 घंटे में कितना, ए तो लगा रहा है 2 चक्कर, और बी 1 घंटे में कितने लगा रहा है, 3 चक्कर। देखो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत कर देना, क्योंकि यहाँ 1.5 घंटे का टाइम है हमारे पास। कितने घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे हमारे पास है। 1.5 घंटे में ये 5 बार से तो ज्यादा ही मिलेंगे, 6 बार से भी ज्यादा मिलेंगे। अब 7 और 8 में चेक करके देख लो अपने दिमाग पर जोर डाल के थोड़ा सा, क्योंकि देखो 5 बार तो ऐसे ही मिल जाएंगे, 2 बार तो ए घूम जाएगा, 3 बार बी घूमेगा, तो रास्ते में 5 बार मिलेंगे अपने आप आपस में। मैं तुमको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लॉजिकली सोचो, आंसर मार्क कर दो अपना। अब आधा घंटा हमारे पास है, 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट्स में ए एक बार घूम जाएगा। भाई जब 1 घंटे में 2 चक्कर लगा दो, 30 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा देगा। ठीक है, तो एक चक्कर तो ये लगा गया। अब बी को देखो ध्यान से, बी भी तो चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, तो बी इससे मिलेगा,
एक बार और मिलेगा। देखो 7 से ज्यादा नहीं मिल सकते ये, 7 बार से ज्यादा ये नहीं मिल सकते, 8 बार नहीं मिलेंगे, 8 बार ये नहीं मिलेंगे। अब तुम कहो 7.5 मिलेंगे, तो 7.5 नहीं होता, कुछ भी 7 ही होता है, या तो 7 कहो या 8 कहो। ठीक है, 7 ही आएगा इसका आंसर। मैं तुम्हें लॉजिकली समझाया, मैथमेटिकली नहीं समझाया, मैं तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आंसर मार्क कर सकते हो लॉजिकली, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में आप लोग अपने हाथ हथियार डाल रहे हो, तो मैंने तुमको ये क्वेश्चन लॉजिकली समझाया है, ना कि मैथमेटिकली। लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि भाई 5 बार तो वैसे ही, देखो ए 2 बार घूमा, बी 3 बार घूमा, तो बी कहीं बीच में दिखाई दिया होगा ए को 2-3 बार। ठीक है, इधर ए 2 बार घूमा होगा तो 2 बार ए भी तो जाएगा, हाँ के ना। ठीक है भाई, कितनी बार क्रॉस करेंगे ये तो पूछ रहा है, एक दूसरे के सामने से कितनी बार गुजर रहे होंगे। ठीक है, 3 बार वो 2 बार वो, इस तरीके से तो जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य रूप से धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या किसी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह संगतत न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है। काफी कुछ क्रिटिकल लैंग्वेज इसमें यूज हुई है ना, समझ रहे हो आप सभी लोग, बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज इसके अंदर यूज कर रहा है, ध्यान से समझते हैं फिर भी, है ना। किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें सामान्य मिलन के संवेदन से बंधे हुए समुदाय में उतारना परम आवश्यक है। ठीक है, वैयक्तिक सद्गुण के रूप में भी यह एकात्मकता न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है। बहुत सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में सोच सकते हो कि छोड़ दें क्या इसको। 2.5 नंबर की तो बात है, एक क्वेश्चन की बात है ना। आपके दिमाग में ये चीज भी चल सकती है कि क्या छोड़ दिया जाए। ट्राई करके देखते हैं, देखो, है ना। मैं भी कोई, आपको लगता है कि मैं भी आपकी तरह ही बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। बस मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसका इन्फ्रेंस निकाल पाऊं कैसे भी करके। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ एलिमिनेट कर पाऊं। अगर मैं कुछ एलिमिनेट कर पाया ना, तो यही जीत है हमारी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके जो गैस मारना पड़ेगा, है ना। 66 नंबर है यार, उतना तो कर ही लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों से। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, चलो, है ना। सामान्य रूप से धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या किसी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह संगतत न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें सामान्य मिलन के संवेदन से बंधे हुए समुदाय में उतारना परमावश्यक है। वैयक्तिक सद्गुण के रूप में यह एकात्मकता न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है। तो बढ़ते हैं, क्या कह रहा है पहला, मानव संबंध उनकी धार्मिक परंपराओं से भी उत्पन्न होते हैं क्या, ये बात की गई है भाई। अब इतना तो तुम्हारी समझ में आना चाहिए, मानव संबंध किस किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। देखो, यहीं पे स्टार्टिंग में एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही उत्पन्न हुई है। ऐसा कहीं नहीं कि धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न हुआ है ना, देखो ये गलत हो गया। अब एक जहां आ रहा है ना, सारा गलत कर दो यार, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आई कुछ बात समझ में, इसलिए मैं कहता हूं
एक चीज पकड़ ली ना तुमने ऐसे क्वेश्चन में, कहानी खत्म है ना, एलिमिनेट करो। अब बाकी तुम पढ़ते रहो, दोनों सही होंगे। अब बाकी दोनों सही होंगे, समझ रहे हो मेरी बात? अब बाकी दोनों सही निकलेंगे। देखो, मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें, ये बात भी करी गई है। न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक है। अब देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन ऊपर वाले में और इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हो अपने आप ही, कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। सामान्य विलन के संवेदन से बंधे हुए समुदाय में उतरना परमावश्यक है। व्यक्तिगत सद्गुण के रूप में एकात्मक न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है। समझ गए बात को? इसलिए कहता हूं मैं कि पैराग्राफ को एक बार में ढंग से ऐसा पढ़ लो कि कुछ चीज तो तुम एनालाइज कर पाओ। जबकि ये पैराग्राफ इतना सिंपल नहीं है, ये मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह की यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे पता है, हम लोगों को पता है, हम लोग इस फेज से गुजर चुके हैं, तो मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है, तो देखो भाई, कोशिश करना कि सही पकड़ पाओ आप, है ना। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है डब्ल्यू डज 25% ऑफ ए वर्क इन 30 days। डब्ल्यू जो है वो 25% काम 30 दिन में करता है। एक्स एक चौथाई कार्य जो है 10 दिन में करता है। वाई 40% काम करता है 40 दिन में। जेड एक तिहाई काम करता है 13 दिन में। तो सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखो, तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को करने का। क्या तरीका होता है? जैसे एक्स है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू अगर 25% करता है 30 दिन में, पूरा काम होता है 100%, तो गुणा 4 मार दो, इधर भी गुणा 4 कर दो। यानी कि डब्ल्यू 100% जो काम होगा वो कितने दिन में पूरा करेगा? 120 दिन में। ठीक है, एक्स देख लो। एक्स को कह रहा है कि एक चौथाई काम जो है पूरा हो रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 40 आ जाएगी। तो एक्स कितने दिन में पूरा करेगा? 40 डेज में। तो सोचो ना, एक चौथाई काम 10 दिन में, अगला एक चौथाई और 10 दिन में, अगला एक चौथाई और 10 दिन में, अगला एक चौथाई और 10 दिन में। अब मैं तुम्हें मैथ से थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैथमेटिकल उसमें घुसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से मैं, थोड़ा लॉजिकल। 40% की बात कर रहा है, देखो भाई। अब देख लो, 40% काम कर रहा है ये 40 दिन में, तो 100% कितने में करेगा? 100 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? सीधी सी बात है। तो ये वाई का आ गया। ठीक है, तो वाई भाई सब 100 दिन में करेंगे। जेड देख लो भाई, जेड एक तिहाई कर रहा है 13 दिन में। एक की वैल्यू 13, तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39। तो ये जेड करेगा। तो सबसे पहले कौन का काम पूरा कर लेगा? जेड भाई साहब। कितने दिन में पूरा कर लेगा? 39 दिनों में। कितने दिन में इसको पूरा कर लेगा? 39 दिन में पूरा कर लेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। दोबारा रिपीट कर करके देख लेना इसको एक बार, है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ये क्या कह रहा है कि एवरेज इनकम पर पर्सन इन ए फैमिली ऑफ 5 पर्सन इज 10,000। 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, इनकी औसत आय कितनी है भाई? 10,000 रुपए। ठीक है, औसत आय कितनी है इनकी? 10,000 रुपए। एक व्यक्ति की इनकम जो है प्रति वर्ष 1,20,000 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जो है उनमें से, उसकी जो आय है वो प्रति वर्ष कितनी बढ़ जाती है? 1,20,000। तो आप मुझे बताओ कि औसत आय कितनी हो जाएगी, है ना। अब देखो कितना सिंपल सा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों है सिंपल। अब ये 1,20,000 रुपए जो बढ़े हैं ना, ये 1,20,000 का इम्पैक्ट इन पांचों पे आएगा। मैंने जब एवरेज की, मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मैंने हमेशा एक बात बताई है आप लोगों को। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण। एक समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या एक समान वितरण, ये चीज आप लोगों को पकड़नी है। जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। पर कैपिटा इनकम अगर 12,000 है तो सबकी 12,000 है क्या? ऐसा तो नहीं होता। किसी की 12 लाख भी है, किसी की 12 करोड़ भी है, किसी की 12,100 करोड़ भी, 12,000 करोड़ भी है। वो क्या है, एक पूल बना दिया हमने, उसमें सबके पैसे डाल दिए और फिर पूरे पे डिवाइड कर दिया बराबर 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 बराबर। यही एवरेज होता है। यही यहां कर लो। अब एक व्यक्ति की अगर 1,20,000 बढ़ गई तो पांचों पे इफेक्ट दिखाएगी। अब देख लो, 1,20,000 पांचों पे क्या इफेक्ट दिखाएंगे? तो 1,20,000 को 5 से डिवाइड करो तो कितना बढ़ जाएगा? 24,000। यानी कि हर व्यक्ति की औसत इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 24,000। 10,000 थी पहले और 24,000 इसमें जोड़ दो। बिना मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, इतना तो सोच सकते हो यार, है ना। तो अब नया जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 34,000 रुपए। एक तरीका।
फिर आप लोग कहोगे कि नहीं सर और भी मैथमेटिकल तरीके से करके दिखा दो, तो देखो क्या करोगे। औसत आय कितनी है भाई? 10,000 है ना? 5 लोगों की 5 गुणा 10,000 करो पहले, टोटल कितना आ जाएगा? इधर कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? 5 गुणा 10,000 कितना आ जाएगा टोटल? 50,000। और 1,20,000 और जोड़ दो इसमें, कितनी हो जाएगी जरा देखो जरा। 1,70,000 हो जाएगी। डिवाइड बाई कितने लोग हैं? 5 लोग हैं ना, डिवाइड कर दो 5 से। 5 या 15, 5 चौके 20, कितनी आ जाएगी? 34,000। ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम से ज्यादा बेहतर था कि आप सोच सोच के कर देते इस क्वेश्चन को। आपको ज्यादा फिर इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता अपना, है ना? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।